तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहाँ पर छोड़ा था टॉपिक? अभी हाइपोटेंशन पर छोड़ा था। क्या किया था? ये हाइपोटेंशन पर छोड़ा था। होता कैसे है? या तो क्या कर दिया जाए, होगा कब? हाइपोटेंशन दो कंडीशन में होता है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब कितने ड्रॉप से ज़्यादा दो, मोर देन 60 ड्रॉप्स पर मिनट आप लोग दे देते हो। या दूसरा आता है जब आप लोग मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पेशेंट को क्या कर देते हो, इंजेक्ट कर देते हो। कितनी ड्रॉप, कितनी यूनिट से ज़्यादा? 40 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा जब आप लोग डोज क्या करते हो, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हो, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूं कि और क्या आता है इसमें। दूसरा ये मिलता है आप लोगों को कि जब पेशेंट का कितना इतने से ज़्यादा दिया तो क्या हुआ, हाइपोटेंशन। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इफ गिवन, अगर आप लोग ऑक्सीटोसिन मोर देन 50 इंटरनेशनल यूनिट, मोर देन 50 इंटरनेशनल यूनिट आप क्या करते हो, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो, तो उस टाइम पे क्या करता है ये, शोज एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी। एंटी डायूरेटिक एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी क्या शो करता है? ये एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, एक्टिविटी को शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। क्या कोज करेगा ये, हाइपरनेट्रीमिया। अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ में किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर। इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। अच्छा, इसकी वजह से क्या आ सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इनिशिएट हो सकती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं अब आप लोगों को कि पहले मैंने बोला कि इससे क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। यूट्रस क्या हो सकता है, रप्चर। अगर ज़्यादा डोज दे दी जाए तो यूट्राइन एक्सेसिव स्टिमुलेंट हो जाएगा। तो ठीक है, उस कंडीशन में अगर यूट्रस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है तब आप लोग क्या करते हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मैनेजमेंट इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तब हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट है ये, सॉरी, ठीक है। अगर क्या हो जाए, इफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन 6 पर 10 मिनट, हर 10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन कितने से ज़्यादा आ रही हैं, 6 या 6 से क्या आती हैं, ज़्यादा आती हों। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 6 या 6 से ज़्यादा आती हों तब क्या होगा, देखो उस कंडीशन में क्या करना है, ये क्या करता है, इट इंडिकेट सेंसिटिव यूट्रस। क्या शो करता है, सेंसिटिव यूट्रस, मतलब कि यूट्रस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया ऑक्सीटोसिन के लिए। अगर अब भी आप लोगों ने इन्फ्यूजन उतना ही कंटिन्यू किया, देन कैन क्या कर सकता है ये, यूट्रस कैन बी रप्चर्ड। यूट्रस क्या होता है, रप्चर हो सकता है। तो आप लोगों का इनिशियल स्टेप क्या होगा, जो पहला स्टेप जो होता है वो क्या है, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। दूसरा क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन। क्या करना है दूसरा, मॉनिटर वाइटल साइन। और वाइटल साइन में मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा SpO2, और पहला SpO2
सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या सैचुरेटेड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं बीपी, या आप लोग क्या करना है, चेक करना है पल्स में क्या मिलता है, हमेशा टैकीकार्डिया मदर को मिलेगा, और अगर ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया किसको मिलता है, बच्चों को, जो फीटस जो था यूट्रस के अंदर उसको क्या मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिले। क्योंकि जब भी उसका ब्रेन क्या होगा, कंप्रेस होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, फीटस की यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बच्चे का सिर तो क्या है, यूट्रस में ही है, फिर पूरा बच्चा क्या है, अब पूरा यूट्रस में है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिर को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। जैसे ही वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा वहां से क्या होता है, उसकी बच्चे की हार्ट रेट क्या हो जाएगी, फीटल हार्ट रेट विल बी डाउन, और लेस देन 80 और 70 से कम क्या हो सकती है, वो हो सकती है। और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोल देते हैं उस कंडीशन को, ब्रेडिकार्डिया हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये पल्स के बारे में, एसपीओटी, बीपी और पल्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग बोलोगे प्रोवाइड बोलस आईवी फ्लूइड। बोलस आईवी फ्लूइड क्या करना है, 150 ml करना है। कितना देना है, 150 ml बोलस आईवी फ्लूइड देना है टू इंक्रीज यूरिनेशन। जितना ज़्यादा यूरिनेशन इंक्रीज होगा ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट। ऑक्सीटोसिन एक्सक्रीट आउट थ्रू द बॉडी, या फिर थ्रू द किडनी आप लोग बोल सकते हो। जैसे पेशेंट यूरिन पास करेगा तो क्या होगा, बॉडी में से जो एक्सेसिव जो वाटर वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा था, हाइपरनेट्रीमिया कोज किया था उसने, वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा, बीपी वगैरह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन था वो भी क्या करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ऑक्सीटोसिन का क्या लेवल हो जाएगा, ब्लड में कम होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, कम हो जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, ये हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। ऑक्सीटोसिन के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स। एर्गोट डेरिवेटिव्स, एर्गोट डेरिवेटिव्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, एर्गोट डेरिवेटिव्स में हम लोग दो चीजें पढ़ती हैं, हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। दो मेडिसिन आती हैं, एक तो पढ़ लिया हमने, ऑक्सीटोसिन कंप्लीट हो गया, क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन कंप्लीट हुआ। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स। एर्गोट डेरिवेटिव्स, सबसे पहला लिखो एर्गोमेट्रिन। क्या आता है, एर्गोमेट्रिन, और दूसरा क्या आता है, मिथार्जिन। दूसरा क्या आता है, मिथार्जिन। दूसरा क्या आएगा, मिथार्जिन। एर्गोमेट्रिन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंगस। किसका है ये, फंगस का डेरिवेटिव है, लेविपर, लेविप्योर परप्यूरा। लेविप्योर परप्यूरा का डेरिवेटिव है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिथार्जिन, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ LSD, लेसर्जिक एसिड डाई लेसर्जिक एसिड डाई। एक मिनट रुको, इसकी फुल फॉर्म माइंड से स्किप हो रही है।
लेसर्जिक एसिड डाई एथाइल डिमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। लेसर्जिक एसिड डाइएथाइल डिमाइड, डिमाइड लिखा मैंने, अमाइड नहीं लिखा है। डाइएथाइल डिमाइड किसकी फुल फॉर्म है? एलएसडी की। उसका क्या होता है? ये डेरिवेटिव होता है, जिसमें क्या होता है 26 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे? 26 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एर्गोमेट्रिन की बात करता हूं तो सबसे पहला लिख लेते हैं यूजेस ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स। यूजेस ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स कि एर्गोट डेरिवेटिव्स के क्या क्या यूज आएंगे। यूजेस ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स सबसे पहला आता है, देखो यहां पर जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा ये यूज कहां पर किया जाता है? ये यूज किया जाएगा इन लेबर। कहां पर यूज किया जाता है? लेबर में। टू इंड्यूस लेबर बोल सकते हो, या टू इंड्यूस अबॉर्शन में भी इसको क्या किया जाता है? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ सकता है? टू कंट्रोल पीपीएच, टू कंट्रोल पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टू कंट्रोल पीपीएच इन लेबर टू इंड्यूस अबॉर्शन, वहां पर क्या करते हैं? इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेबर में, अबॉर्शन में और पीपीएच में इसको यूज किया गया। सबसे पहली मेडिकेशन का हम लोग देखें नाम, एर्गोमेट्रिन। सॉरी, याद रखना यार, लेबर में इसको यूज नहीं करते, एर्गो डेरिवेटिव्स को यूज नहीं करते, इसको कट कर देना, लेबर में इसको यूज नहीं करते, सॉरी माइंड से स्किप हुआ। एर्गोमेट्रिन, देखो एर्गोमेट्रिन की ना डोज आप लोग याद रखना। ई से क्या होता है? ई से नेक्स्ट वर्ड आता है 5, ई के नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? एफ, तो एफ से 5, 0.5 mg पर ml के हिसाब से आप लोग क्या करते हो? उसको वो डोज प्रोवाइड करते हो। देखो एर्गोमेट्रिन को हम लोग लेबर में क्यों नहीं देते, या एर्गो डेरिवेटिव्स को लेबर में क्यों नहीं देते? जो एर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो एर्गो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये एक तो फास्ट होते हैं और दूसरा इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? ये कॉज करते हैं। इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेंगे? ये करते हैं। फास्ट होते हैं और इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं? ये रोल प्ले करते हैं। अब ध्यान से देखो, इर्रेगुलर, फास्ट और इर्रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर ये कॉज करेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10 से 12 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगी। फीटस की डिलीवरी के तो बात छोड़ो, पहले 10 मिनट में क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या नहीं करना, उसको लेबर में हम लोग यूज नहीं करते। एर्गोमेट्रिन की डोज कितनी है? 0.5 mg पर ml के हिसाब से देनी है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से मिथार्जिन की, ये क्या कितनी दे सकते हो? 0.125 से लेकर के 0.5 mg पर ml के हिसाब से इसको भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अगर फिर भी इसकी आइडियल डोज की बात की जाए तो 0.3 mg पर ml आप लोगों को क्या करनी है? इसकी डोज प्रोवाइड करनी। समझ में आया कि 1 ml में 0.5 mg को क्या करना है हमें, सॉरी 0.3 mg को क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है। ये किसकी स्पेसिफिक डोज है? मिथार्जिन की। किसकी स्पेसिफिक डोज है ये? मिथार्जिन की। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि और क्या होता है कि जो एर्गोमेट्रिन है ये कैसा होता है? ये ओरल ये IM की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और मिथार्जिन जो है ये ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में क्या होती है? ये अवेलेबल होती है। ठीक है, ये रूट हो गया मतलब इसका।
ठीक है, ओरल पर ओरल इसको दे सकते हैं, और एर्गोमेट्रिन को क्या करते हैं हम लोग IM के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, एक है ना हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि किसका एक्शन कितना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि ऑक्सीटोसिन का कितना है, मिथार्जिन का कितना है, सिंटोसिनोन का कितना है, इन सब चीजों का हमें क्या करना है? एक स्टडी करना है। ठीक है, देखो अब कि हम लोग ड्रग्स का देख लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कि किसका कितना एक्शन रहता है। एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। पहली जो टेबल पहला जो एक और बनाना पड़ेगा रो। आई थिंक क्लियर नहीं आ रही वीडियो। चलो देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? रूट के हिसाब से, कि रूट के हिसाब से क्या किसका कितना ड्यूरेशन वगैरह होगा, कितने टाइम में काम करती हैं, है ना। रूट के हिसाब से पहले हम लोग देखते हैं। उसके बाद सबसे पहली मेडिकेशन जो है वो कौन सी है? एर्गोमेट्रिन। कौन सी है? एर्गोमेट्रिन। दूसरी है मिथार्जिन, एक दूसरी है सिंटोसिनोन, और लास्ट में आता है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन। ठीक है, तो पहला हम लोग रूट देखते हैं। पहला जो रूट होगा वो हम लोग देखेंगे IV, दूसरा जो होगा IM, तीसरा जो रूट होगा वो कौन सा होगा? ओरल। तीसरा रूट कौन सा होगा? ओरल। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? एक सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की। सबसे लास्ट में किसकी बात करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की हम लोग बात करेंगे। IV जो एर्गोमेट्रिन है, देखो डियर स्टूडेंट्स की होगा क्या? जो रूट एर्गोमेट्रिन है वो क्या रहेगा? 45 to 60 सेकेंड, 45 to 60 सेकेंड रहेगा। देखो पहले एक एक मेडिकेशन का पढ़ेंगे कि एर्गोमेट्रिन का IV से कितना रहेगा, IM से कितना रहेगा, या फिर ओरल से कितना इसका रहता है। ठीक है, 45 to 60 सेकेंड, IM से 6 to 7 मिनट, 6 to 7 मिनट। आई थिंक ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या रहेगा? 10 मिनट इसमें आएगा। ओरल में कितना रहता है? सबसे लेट। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग एर्गोमेट्रिन को कैसे दे सकते हैं? IV। सबसे अगर ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल की पोस्टपार्टम हेमरेज हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वहाँ पर, उस कंडीशन में आप लोग क्या करना है? यूट्रस को क्या करवाना? यूट्रस को क्या करवाना? फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल क्या होंगी? ऑक्लूड हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एर्गोमेट्रिन आप लोगों को देना पड़ता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मिथार्जिन 2.5 मिनट, 2.5 मिनट। और मैंने आप लोगों को बोला था, एक मिनट रुको, और मैंने आप लोगों को बोला कि जो IM है हम इसको क्या कर सकते हैं? IV दे सकते हो। IM जो है 7 मिनट रहेगा। क्या रहेगा? 7 मिनट रहेगा।
मिथार्जिन का 10 मिनट ही रहता है। ओरल कितना रहता है? 10 मिनट रहता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर आईवी क्या है, एर्गोमेट्रिन ज़्यादा इफेक्टिव है मिथार्जिन से। मिथार्जिन से एर्गोमेट्रिन क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी एर्गोमेट्रिन को दी जाती है। सिंटोसिनोन का कोई आईवी रूट अवेलेबल नहीं होता, नो आईवी रूट, ठीक है। यहाँ पर आईएम में कितना रहता है इसका, 7 मिनट रहेगा, और नीचे कितना रहता है, 8 मिनट। 7 मिनट रहता है और 8 मिनट आप लोग क्या रहता है यहाँ पर दिखाई देगा। इसको चेंज करो, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट। जहाँ पर क्या होगा, ये भी 2.5 मिनट, सिंटोसिनोन भी, इनका कोई ओरल होता ही नहीं है, इनका कोई भी ओरल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, ये सिंटोमेट्रिन का क्या होता है, 2.5 मिनट हो सकता है, और वहाँ से लेकर के कितना हो सकता है, 4 मिनट तक हम लोगों के पास इसका एक्शन प्रेजेंट हो सकता है। लगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये। होता कैसे है देखो, जो एर्गोमेट्रिन है 40 to 60 सेकेंड आईवी रूट से, आईएम से 6 to 7, ओरल से 10 मिनट, मिथार्जिन से 2.5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। सिंटोसिनोन के लिए कोई आईवी रूट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन ही कोई इंजेक्टेबल आईवी के थ्रू देने के लिए नहीं आती। आईएम होता है सिर्फ, ये क्या होता है, 2.5 मिनट के लिए होगा, कोई ओरल रूट इसका प्रेजेंट नहीं होता। सिंटोमेट्रिन का भी चेंज करो यार, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। एक्चुअल में है क्या, आप लोगों की बुक्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने 5 मिनट वहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन जो आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ते, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग केडी त्रिपाठी वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30 सेकेंड, जिसको सब हम लोग डेंटल स्टूडेंट्स या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और साथ में जो अच्छे जो कॉलेजेस हैं जहाँ से बीएससी ये फिर जीएनएम वाले, जीएनएम में तो खैर फार्मा होती नहीं है, लेकिन जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, कई बार केडी त्रिपाठी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या लिखा हुआ मिलता है, 30 सेकेंड, ठीक है। सिंटोसिनोन के पास 2 रूट अवेलेबल नहीं होते, एक रूट अवेलेबल है आईएम, 2.5 मिनट उसका क्या होता है, एक्शन होता है इसका, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये क्या था, ऑनसेट ऑफ एक्शन, कि इतनी देर में क्या कर देते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, इतनी देर में क्या कर देते हैं, ये अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये हम लोगों ने रूट के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों से पूछता हूं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि, और मतलब जो देखो एक्शन तो कितने टाइम के बाद स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने बोला ऑनसेट ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि कितनी देर तक इनका एक्शन रहता है। फिर से वही रहेगा हमारा कि एर्गोमेट्रिन का कितनी देर तक रहेगा, मिथार्जिन, सिंटोसिनोन और सिंटोमेट्रिन का कितनी देर के लिए रहेगा, ये हम लोग देखते हैं। देखो ऑनसेट ऑफ एक्शन एर्गोमेट्रिन का अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसको याद रखना इजी है, सबसे फास्ट एक्शन होता है, सबसे कम टाइम के लिए एक्शन होता है एर्गोमेट्रिन का 3 मिनट के लिए, मिथार्जिन का भी 3 मिनट के लिए, सिंटोसिनोन का भी 3 मिनट के लिए, और सिंटोमेट्रिन का 8 मिनट के लिए। मतलब क्या होगा सिंटोमेट्रिन का, कि ये ज़्यादा देर तक क्या रहती है, अपना काम दिखाती है। ये क्या करती है, ज़्यादा काम अपना ये दिखाती है। 3, 3, 3 और 8, ये आप लोग याद रखना। मैं अभी बता देता हूं कि कौन से रूट से कैसे ये काम करेगा। ये भी आईवी रूट, ये भी आईवी रूट, इसके पास कोई आईवी रूट नहीं है, इसके पास आईएम रूट था, तो आईएम क्या करेगा, यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर भी कौन सा यूज करेंगे, आईवी रूट हम लोग यूज करेंगे। ये क्या हो गया आप लोगों का ऑनसेट ऑफ एक्शन हुआ, जिसके हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, एर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन, सिंटोसिनोन
और सिंटोमेट्रिन। तो सबसे पहले आईवी रूट से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आईवी रूट में हमने चारों मेडिसिन को देखा था। जो हमारी एर्गोमेट्रिन थी 45 to 60 सेकेंड था, मिथार्जिन थी 2.5 सेकेंड था, और जो सिंटोमेट्रिन है सॉरी सिंटोसिनोन है उसके पास कोई आईवी रूट अवेलेबल नहीं था। और जो सिंटोमेट्रिन है उसका कितना इफेक्ट था, 30 सेकेंड के लिए इफेक्ट था। ठीक है, उसका कितना इफेक्ट था, 30 सेकेंड के लिए इफेक्ट आया था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था आईएम रूट से, पहला क्या था 6 to 7 मिनट था एर्गोमेट्रिन का, 6 to 7 मिनट एर्गोमेट्रिन का था, मिथार्जिन का 7 मिनट था। लेकिन यहाँ पर सिंटोसिनोन बाजी मार जाती है आईएम में, इसका एक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है 2.5 मिनट, और सिंटोमेट्रिन का भी क्या है 2.5 मिनट अवेलेबल होता है। अगर ओरल की बात करते हैं, ओरल की बात करें तो क्या होता है, एर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन दोनों का 10-10 मिनट होता है। लेकिन सिंटोमेट्रिन और सिंटोसिनोन कोई भी ओरल फॉर्म में मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होती। अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 2-3 रूट कौन से होते हैं, आईवी होते हैं। लेकिन सिंटोसिनोन क्या होता है, किस में अवेलेबल होता है, सिंटोसिनोन ओरली अवेलेबल होता है। उसका एक्शन तीनों क्या होगा, 3-3-3 होगा। लेकिन सिंटोमेट्रिन का कितना होता है, 8 मिनट की। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन काम करती है, सिंटोमेट्रिन, जो ऑक्सीटोसिन की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एर्गोट डेरिवेटिव्स। देखो करता क्या है ये, अगर हम लोग एर्गोट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये क्या करता है, सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन आती है। सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग, सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा क्या आएगा, सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या करते हैं, सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करेंगे। इसलिए क्या करता है ये, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कोज करेगा। तो पहली चीज याद रखना, कांट बी यूज इन, इसको हम कहाँ पर यूज नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH, इसको कहाँ पर यूज नहीं करेंगे हम लोग, PIH में यूज नहीं करेंगे। मैं दूसरा मार्कर देखता हूँ यार, इसको कहाँ पर यूज नहीं करेंगे, PIH में यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या आता है, can't be used if mother is suffering with epilepsy, is suffering with epilepsy, with epilepsy। क्यों भाई, अगर एपिलेप्सी से सफ़र कर रही है तो क्यों नहीं देना। देखो एपिलेप्सी में भी क्या होता है, न्यूरोनल फ्लो जो होता है चैनल्स का, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशनल जो फ्लो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। वहाँ पर एसिटाइलकोलिन और कैल्शियम चैनल आयंस की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा क्या करता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व में क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल न्यूरोनल फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर सीवियर क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाती है। ऊपर से आप लोग ये भी दे रहे हो, तो दोनों क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इससे मदर और फीटस दोनों की डेथ हो सकती है, इससे मदर और फीटस दोनों की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ेंगे।